हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम बात करेंगे का नॉन डायरेक्टिव और इलेक्टिव काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, अभी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती क्या है? तो ये एक्चुअल में क्या होती है, क्लाइंट सेंटर्ड होती है। इसमें ज़्यादातर फोकस जो रहता है वो क्लाइंट के डायरेक्शन में ही रहता है। क्लाइंट अपनी ग्रोथ के बारे में बात करता है, वो प्रोसेस को डिस्कवर करता है, ना कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता है काउंसलर का तो फिर इसमें क्या रोल रहता है, वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो कार्ल रोजर्स की आपने क्लाइंट सेंटर थेरेपी पढ़ी होगी, इस पे वीडियो भी बनाया है, उससे ही प्रेरित है। क्लाइंट अपने बारे में बात करेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में काउंसलिंग को ले जा सकता है। उसको ये पूरा फ्रीडम होती है, उसको पूरा सपोर्ट होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में काउंसलिंग को मोड़ सकता है। जैसे जनरली हम काउंसलिंग में क्या देखते हैं कि काउंसलर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही काउंसलिंग को रखता है, राइट, या प्रोसेस को रखता है। बट क्लाइंट सेंटर्ड या नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता है। वो किसी भी डायरेक्शन में काउंसलिंग को मोड़ सकता है, अपने हिसाब से चीज़ों को एलिबरेट कर सकता है। इसमें ग्रोथ का अजप्शन क्या रहता है, बिलीव क्लाइंट हैव इनर रिसोर्सेज एंड सॉल्यूशन ऑफ द इश्यूज। मतलब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो क्लाइंट है, भले ही उसको किसी चीज़ की परेशानी हो, उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, कोई इश्यूज हो उसके साथ में, लेकिन इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है कि क्लाइंट को खुद को इशू सॉल्व करने के वो काबिल होता है, बस उसको ज़रा से सपोर्ट की और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहता है पूरा क्लाइंट नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में। अभी हम बात करेंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की स्टेजेस कौन कौन सी होती है। तो देखो, इसकी स्टेजेस पहले होती है रैपो बिल्डिंग। किसी भी काउंसलिंग की, इवन अगर आप सबसे पहले स्टेज की बात करो तो उसकी होती है रैपो बिल्डिंग करना, एक इनिशियल ट्रस्ट और कम्युनिकेशन बिल्ड करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सप्रेशंस, एक्सप्लोर करने वाले, मतलब जिसमें जो आपका क्लाइंट है वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, आपको बातें शेयर करने में कंफर्टेबल हो। उनके एक्सप्रेशंस आपके ऐसा होना चाहिए कि वो आपका विश्वास जीत सकें, वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ में शेयर कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फिर इनसाइट डेवलपमेंट, फैसिलिटेट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो आपका डायरेक्शन होगा, जो आपका रोल होगा एज अ काउंसलर, वो क्या होगा कि जो क्लाइंट है वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लोर कर सके, वो खुद से ही समझ सके कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन कैसा है, क्या वो उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहा है। अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का बताते बताते किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करते करते किसी और टॉपिक पे मुड़ गया, तो क्या वो पहले वाले टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है। तो इस तरह की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना एक काउंसलर का काम होता है। प्लानिंग करना, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर एक्शन, क्योंकि किसी भी काउंसलर का ये काम होता है कि वो जो आपका क्लाइंट है उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ताकि वो एक सही और ट्रू डिसीजन ले पाए। उसके बाद में जो फ्यूचर के एक्शंस हैं उसको प्लान करने के लिए एक पूरा तैयार करना होता है कि ठीक है, अभी ये इश्यूज़ हैं, इसके ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, या असेसमेंट लेना है तो उसको लेने के बाद में समझ में आता है कि क्या कमियां हैं, कैसे उस पर काम करना है, फ्यूचर में कैसे एक्शन परफॉर्म करना है। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, काउंसलिंग स्टेजेस के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आपने जो फ्यूचर एक्शंस प्लान किए हैं उसको एक्शंस इम्प्लीमेंट भी करना होता है, राइट। अगर मान लो आपने कोई फ्यूचर एक्शंस उसको प्लान करवाए, उसने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसमें उसको कुछ प्रॉब्लम आई या उसके कोई कंसिक्वेंसेज हैं, तो वो आपसे आके बात करेगा कि मैंने ऐसा ऐसा परफॉर्म किया लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये दिक्कत आ रही थी, फिर उससे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप उसको गाइड करोगे, या उससे क्या बेनिफिट हुआ, उसको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुए, वो भी आप देखोगे और उसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले एक्शंस को प्लान करोगे। और लास्ट में होता है सारे सेशंस को क्लोज कर देना। तो ये सारी क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं। उसके बाद आती हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। पहला तो ये टाइम इंटेंसिव है, क्योंकि क्लाइंट पे अपन छोड़ देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास में 1 घंटे का टाइम है और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में, आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, किसी टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना है, तो या तो पहला है आप उसी टॉपिक से स्टिक रहो, है ना, अपनी प्रॉब्लम के साथ में स्टिक रहोगे तो हम निकाल पाएंगे कि उसके सॉल्यूशंस मतलब क्या क्या हो सकते हैं। और अगर आप कहीं कहीं की भी बातें करने लग जाओ तो फिर तो वो टाइम वेस्ट ही होगा। वेस्ट नहीं, मतलब
अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो वेस्ट होगा, लेकिन इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग वो भी एक हिस्सा रहता है काउंसलिंग का, लेकिन इससे क्या होता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। क्लाइंट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि क्लाइंट सेंटर थेरेपी है, जिस दिशा में क्लाइंट जो रहता है वो डायरेक्ट मूव करता है टॉपिक को, और जिस तरह में वो कन्वर्सेशन को मूव करता है, डायरेक्शन वही देता है पूरे कन्वर्सेशन को, और जो प्रोसेस रहती है उसको। तो ये क्लाइंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती है, डिपेंड करती है कि क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसका सेल्फ एक्सप्लोर करने का तरीका कैसा है, कितनी उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। फिर है काउंसलर पैसिविटी, रिस्क ऑफ इनसफिशिएंट गाइडेंस इन द सेशंस, क्योंकि ये क्लाइंट पे डिपेंड कर रही है और क्लाइंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इन चीज़ों के ऊपर। तो हो सकता है कि आप 1 घंटे के सेशन में चूँकि आप क्लाइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बोलने की आज़ादी दे रहे हैं, उसको जो कन्वर्सेशन का डायरेक्शन है उसको चूज़ करने की आज़ादी दे रहे हैं, तो जो गाइडेंस है वो ज़रा कम हो जाए। क्योंकि अगर काउंसलर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा उसकी बातों में, बहुत ज़्यादा उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो फिर ये तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कहलाएगी नहीं। तो इसमें क्या होता है, इस चक्कर में वो रिस्क रहता है कि वो सफिशिएंट गाइडेंस ना दे पाए। ठीक है। उसके बाद रहता है क्राइसिस अनसूटेबिलिटी, लेस एफिशिएंट इन अर्जेंट एंड एक्यूट केसेस, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है। इसमें सफिशिएंट गाइड देने के चांसेस पर्टिकुलर टाइम में कम हो जाते हैं। तो ये अगर बहुत ही सेंसिटिव केस आते हैं जिसमें टाइम बाउंडेशन हो, तो उसके लिए ये सही नहीं है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। कोई अर्जेंट और एक्यूट केसेस आते हैं उसके लिए ये सही नहीं है, उसके लिए दूसरी अप्रोचेस को लेना चाहिए। फिर आती है इलेक्टिव काउंसलिंग। अब इलेक्टिव काउंसलिंग क्या होता है, बहुत सारी काउंसलिंग थ्योरीज से मिलकर ये बनती है। इसमें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रहती है, कस्टमाइज इंटरवेंशंस टू क्लाइंट नीड, जो क्लाइंट की ज़रूरतें रहती हैं। थोड़ा सा ये नॉन डायरेक्टिव से डायरेक्टिव की तरफ है। ठीक है। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कॉग्निटिव हो गया, बिहेवियरल हो गया, इमोशनल फैक्टर्स हो गए। ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्टिव काउंसलिंग में कंसीडर किए जाते हैं, और ये एविडेंस बेस्ड होती है। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें वैलिडेशनल टेक्निक साइंटिफिकली इन्वॉल्व रहती है, जो डेटा रहता है, जो असेसमेंट्स रहते हैं, वो सब इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें काउंसलर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल भी होता है। उसके बाद में उसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं। देखो, रैपो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सभी के लिए कॉमन है। रैपो एस्टेब्लिशमेंट सारी प्रोसेस में एक फर्स्ट स्टेज होती ही है। ठीक है। उसके अलावा जैसे हमने कहा, इसमें टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें असेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। क्लाइंट को इश्यूज़ को अच्छे से समझने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एज अ काउंसलर असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, और असेसमेंट का जो रिज़ल्ट आता है उससे एनालिसिस करते हैं उसके इश्यूज़ का, या उसके क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल निकल सकते हैं उसका। एंड फिर आता है इंटरवेंशन सिलेक्शन, चूज सूटेबल टेक्निक फॉर नीड्स। अब जो प्रॉब्लम है उसके जो सॉल्यूशन है, या क्लाइंट की जो ज़रूरतें हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए कौन सी टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंटरवेंशन सिलेक्शन। फिर जो हमने ट्रीटमेंट सेलेक्ट किया है, जो हमने टेक्निक सेलेक्ट की है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर वर्क विद द क्लाइंट इन शेयर डिसीजन, मतलब हम क्लाइंट के साथ मिल के उसके डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, उसको एक डायरेक्शन देते हैं, उसको हम एक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और सॉल्यूशंस भी क्या, मतलब बातें करते करते जो क्लाइंट है उसके अंदर एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है कि ठीक है, इस डायरेक्शन में मुझे मूव करना चाहिए, इस डायरेक्शन में मूव करने से मेरा जो है प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। फिर हम देखेंगे इलेक्टिव काउंसलिंग की लिमिटेशंस क्या है। तो जैसे नॉन डायरेक्टिव की लिमिटेशंस हैं, इसकी भी लिमिटेशंस हैं। पहला है इंट्रीगेशन चैलेंजेस। अब हमने जैसे बात की कि इसमें बहुत सारी अप्रोचेस को हम मिक्स करते हैं, तो अप्रोचेस तो बहुत सारी हैं, कौन सी अप्रोच को
मिक्स करना है, या हमको कौन कौन से अप्रोचेस लेनी है जो हम साथ में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगी, वो भी एक टास्क रहता है। उसके बाद में उतना नॉलेज भी रहना चाहिए आपके पास में, असेसमेंट, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब तक आपके पास में एज अ काउंसलर उस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, आपके पास में एक डीप काउंसलिंग एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, तब तक आप वो नहीं परफॉर्म कर पाओगे। फिर कई बार थ्योरेटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी थ्योरीज हम जब एक टाइम पे अप्लाई करते हैं तो उनके बीच में, क्योंकि किसी साइकोलॉजिस्ट ने कुछ कहा है, किसी साइकोलॉजिस्ट ने कुछ कहा है, कभी कभी वो कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं, है ना। तो हमें कभी कभी उसमें भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए डीप नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेक लैक क्लियर गाइडेंस थ्योरी, तो इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है कि जब हम बहुत सारी अप्रोचेस को मिक्स करते हैं, टेक्निकल चीज़ों को असेसमेंट के भरोसे हो जाते हैं, तो हो सकता है हम जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मिस कर दें। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मतलब इसके चांसेस इतने ज़्यादा रहते नहीं हैं। अब अभी ऐसा नहीं है कि कोई भी काउंसलिंग में ऐसा ही होता है, लेकिन इसके चांसेस रहते हैं अगर हम इलेक्टिव काउंसलिंग की बात करें, कि हमसे थोड़ा, क्योंकि हम टेक्नैलिटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो हम थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा थोड़ा मिस कर सकते हैं। तो इसलिए जो एज आ थ्योरी बेस्ड गाइडेंस रहती है वो क्लाइंट साइड से मिस हो सकती है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद में हम देखते हैं कि राइट अप्रोच कौन सी होगी, नॉन डायरेक्टिव होगी कि इलेक्टिव। तो देखो, कोई भी अप्रोच जो रहती है वो राइट या रॉन्ग एक्चुअल में होती नहीं है, वो डिपेंड करती है क्लाइंट पे, उसकी प्रॉब्लम्स पे, इन्वायरमेंट पे, है ना। अभी नॉन डायरेक्टिव हम कब कब सिलेक्ट कर सकते हैं, जब हमको उसको एक्सप्लोरेशन में हेल्प करनी हो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन में। जैसे कोई स्टूडेंट्स हो गए, जैसे कोई आपके पास पर्सनल गाइडेंस के लिए आया, वो अपनी लाइफ की चीज़ों को लेकर परेशान है, अपनी पास की चीज़ों को लेकर परेशान है, तो आप एक नॉन डायरेक्टिव फोकस, जो नॉन डायरेक्टिव थेरेपी यूज़ कर सकते हो, काउंसलिंग यूज़ कर सकते हो, तो वो खुद को एक्सप्लोर कर पाएगा, ठीक है। इसमें कंसीडर करते हैं हम क्लाइंट की ज़रूरत को, काउंसलर स्किल्स, एथिक्स, सेटिंग्स, प्रॉपर क्लाइंट सेंटर थेरेपी जैसा, ठीक है। इसमें ऑन गोइंग एवेल्यूशन इंश्योर इफेक्टिव काउंसलिंग, इसमें हर स्टेज में एक इफ़ेक्टिव काउंसलिंग जो है वो निकल कर सामने आती है, क्योंकि हर स्टेज में क्या होता है, जैसे हर सेशंस की हम बात करें तो क्लाइंट क्या रहता है, धीरे धीरे अपने आप को अंडरस्टैंड करने लगता है। जब कोई भी इंसान खुद को समझने लगेगा, खुद की प्रॉब्लम को समझने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता है। अभी इलेक्टिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो हम क्या है, इलेक्टिक काउंसलिंग की स्ट्रेंथ की, इसमें ये बहुत सारे डिफरेंट क्लाइंट की, मतलब डाइवर्स क्लाइंट नीड्स फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे कि हमने इसमें बात की थी ना कि हम इसमें मिक्स करके जो कई सारी थेरेपीज़ हैं, जो कई सारी काउंसलिंग के अप्रोचेस हैं, उससे हम काम को अंजाम देते हैं। तो इससे क्या होता है, कई प्रकार के जो डाइवर्स क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति के लोग, है ना, जो जिनकी पर्सनैलिटी अलग होती है, जो अलग रीजन से आए हुए होते हैं, तो हम उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कई तरह की टेक्निक से, कई तरह की थ्योरी से मिलकर बनी होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के लोगों पे अप्लाई की जा सकती है। तो इस तरीके से हम राइट या रॉन्ग चूज़ करते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है ये। तो दोस्तों यही था आज का सेशन, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी आपको कोई भी अगर वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।